Hi guys, you are most welcome. I am Nandlal sir from OSP ऑनलाइन क्लासेस। देखो बच्चों, देश में महामारी जैसी हालत बनी हुई है, उसके नाते सबसे पहला निर्देश आपको कि घर में रहें, सेफ रहें। अनावश्यक आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्रम में विभाग के निर्देशानुसार हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके अध्ययन को आगे बढ़ाएं, जारी रखें उसको। उसी में एक छोटा सा प्रयास वीडियो के माध्यम से मैं एक चैप्टर लेकर के आपके बीच में हूँ। आप चैनल को लिंक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कापी कलम रफ लेकर के बैठ जाएं और अपना अध्ययन शुरू कर दें। जैसे भी व्यवस्था बनती है, जिस प्रकार से हम लोग आपका सहयोग कर सकते हैं, पढ़ाई के मामले में आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। प्रधानाचार्य जी का भी निर्देश है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को जानकारी और अध्यापन का कार्य कराते हैं। उसी क्रम में इंग्लिश ग्रामर का मैं पहला वीडियो लेकर के आपके बीच में आया हूँ। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए पहला चैप्टर जो दोनों क्लासों के बच्चों का है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो मैं प्रयास करता हूं कि आपको वीडियो के माध्यम से इस पहले चैप्टर का अध्ययन करवा दिया जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है वाक्य के भाग। वाक्य के भाग। चूंकि इंग्लिश ग्रामर का क्लास चल रहा है, तो पिछली कक्षाओं में आपको जानकारी भी मिल चुकी है कि इंग्लिश क्या है, ग्रामर क्या है। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। और ग्रामर, जिसको हम लोग व्याकरण के रूप में जानते हैं, किसी भी भाषा को मजबूत, सुदृढ़ और शुद्ध बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल होता है ग्रामर का। ग्रामर की परिभाषा भी आपको पता होगा। जैसे ग्रामर किसी भाषा की वह इकाई है जो हमें शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना व लिखना सिखाती है। यानी ग्रामर इज द यूनिट ऑफ लैंग्वेज व्हिच टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्ट। तो ग्रामर की परिभाषा आपको पता है, ये पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। आपका अपना क्लास आज का जो है वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, वाक्य के भाग। तो वाक्य के भाग में सबसे पहले आप जाने कि देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। जानकारी के लिए हिंदी भी आप जान सकते हैं, सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं, आप कर्ता भी कहते हैं, और ये उद्देश्य भी कहलाता है यहाँ पर। तो इसको हम लोग कहते हैं उद्देश्य और इसको कहते हैं विधेय। ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जरूरी इसलिए है क्योंकि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में सबसे पहला क्वेश्चन जो देता है अरेंजमेंट करने के लिए, उसमें इसके पार्ट को अगर आप अच्छी तरह से तोड़ के रखे हैं या तोड़ना जानते हैं, तो आप उस बिखरे हुए शब्दों को निश्चित रूप से इकट्ठा करके एक सही सेंटेंस आसानी से बना ले जाएंगे। उसी उद्देश्य में ये क्लास है पहला आपका। ये 2 नंबर का आता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मेन इसके 2 पार्ट होते हैं। पार्ट का मतलब ही है कि टुकड़ा, तोड़ना। किसी भी चीज को आप तोड़ेंगे, तो हम लोग तोड़ना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर सेंटेंस को। अच्छा, सेंटेंस होता क्या है सबको पता होगा, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। सेंटेंस यानी वाक्य, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस को जब आप तोड़ते हैं तो सबसे पहले 2 पार्ट मिलते हैं आपको। यानी मान लो ये चाक है आपके पास, इसको तोड़ेंगे आप, तो पहला तोड़ करते हैं तो ये 2 पार्ट बनता है। एक बन गया आपका सब्जेक्ट और दूसरा बन गया प्रेडिकेट। आइए देखते हैं सब्जेक्ट भी टूटता है कि नहीं, या प्रेडिकेट टूटता है या नहीं।
तो सब्जेक्ट यहां पर टूटता है दो पार्ट में मुख्य रूप से। पहला पार्ट उसका बन जाता है क्वालिफायर और दूसरा बन जाता है हेड वर्ड। इसी हेड वर्ड को मेन वर्ड भी कहा जाता है, किसी किसी किताबों में मेन वर्ड भी लिखा रहता है। तो सब्जेक्ट आपका टूटा दो पार्ट में, एक बना क्वालिफायर और एक बना हेड वर्ड। अब चेक करना हमको कि क्या क्वालिफायर भी फिर से टूटेगा। जी हाँ, ये टूटेगा फिर से। क्वालिफायर टूटेगा तीन पार्ट में। पहला बनाता है ये डिटरमिनर और दूसरा बनाता है एडजेक्टिव और ये तीसरा बनाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी हमने सब्जेक्ट को तोड़ना शुरू किया, दो हिस्से इसके हुए, एक हुआ क्वालिफायर, एक हुआ हेडवर्ड। क्वालिफायर टूट रहा है तीन हिस्सों में, एक बन रहा है डिटरमिनर, एक बन रहा है एडजेक्टिव और एक बन रहा है एडजेक्टिवल फ्रेज। हेडवर्ड नहीं टूटता है, ये जैसे है वैसे ही रहता है, हेडवर्ड नहीं टूटेगा। अब डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमिनर होता है जो निर्धारक होता है, एडजेक्टिव होता है जो विशेषता बताता है और एडजेक्टिवल फ्रेज होता है दो तीन या दो से अधिक, मान लें आप, दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक ऐसा उपवाक्य होता है जो कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, लेकिन वो अगर डिपेंड है, उसको हटा दिया जाए तो सेंटेंस को डिस्टर्ब भी कर देता है। इसके बाद सब्जेक्ट के टूटने का क्रम यहां खत्म होता है। आते हैं प्रेडिकेट पर। प्रेडिकेट जिसे विधेय, ये मुख्य रूप से टूटता है तीन भागों में। प्रेडिकेट को तोड़ते हैं जब मुख्य रूप से तीन भागों में, तो पहला भाग आपका होता है वर्ब का, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट का और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। यानी प्रेडिकेट को हमने मुख्य रूप से तीन भागों में तोड़ा, तो पहला बना वर्ब, दूसरा बना ऑब्जेक्ट और तीसरा बना कॉम्प्लीमेंट। चेक ये करना है हमको कि क्या वर्ब भी टूटेगा। जी हाँ, वर्ब भी टूटेगा और ये टूटता है मुख्य दो रूपों में, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब को तोड़ा आपने दो भागों में, एक बना मेन वर्ब, एक बना ऑक्सिलरी वर्ब। क्या ऑब्जेक्ट भी टूटेगा? जी हाँ, ऑब्जेक्ट भी टूटेगा। ऑब्जेक्ट दो भागों में टूटता है और ये पहला भाग बनाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये बनाता है दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट, जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट भी टूटता है दो भागों में, एक बनाता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा बनाता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अभी आप उदाहरण के माध्यम से बहुत आसानी से इसके पार्ट को समझ जाएंगे, अधीर होने की जरूरत नहीं है, आप इसको नोट करके रखें, इस पर ध्यान दें। अभी आप सेंटेंस एक्सरसाइज के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। अब आते हैं मेन वर्ब पर। अभी यहाँ टूटने का क्रम और होगा। मेन वर्ब जो होता है ये भी टूट जाता है दो भागों में। कितने भागों में टूटता है? दो भागों में। एक होता है इसका ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। यहीं पर इसके टूटने का क्रम खत्म हो जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब ये भी टूटता है, दो रूपों में टूटता है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। यहां एक चीज आप ध्यान रखेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी की संख्या निश्चित है और मॉडल ऑक्सिलरी की भी संख्या निश्चित है। हम यहीं पे लिख के आपको नोट करवा देते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी के 11 शब्द हैं, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत जो वर्ब आते हैं उनकी संख्या 11 है और मॉडल वर्ब के अंतर्गत जो आते हैं उनकी संख्या 13 है।
और कुल मिलाकर के ये पार्ट किसके हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट हैं। तो दोनों को जोड़ के आप इनकी संख्या 24 बताई जाती है। आप कह सकते हैं कि इनकी संख्या ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी 11 और मॉडल ऑक्सिलरी 13 होते हैं। ऑब्जेक्ट आपका टूटा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में। कॉम्प्लीमेंट आपका टूटा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। ये ग्राफ आपने देखा, आप चेक करें, पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सीधी सी बात है। बाकी के पार्ट क्या टुकड़े होते हैं, उसके कितने होते हैं वो आपको बता दिया गया। तो मुख्य रूप से 2 टुकड़े इसके बने थे, आपको बताया गया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मुख्य 2 टुकड़े बने। अब आप एक एक टुकड़े को अलग से पढ़ लें, यानी पहले आप इस टुकड़े को पढ़ लें, सब्जेक्ट वाले हिस्से को देख लें आप, जिसमें पहले ये सब्जेक्ट 2 भागों में टूटता है। एक बनता है क्वालिफायर और एक बनता है हेडवर्ड। फिर क्वालिफायर टूट जाता है 3 भागों में, एक होता है डिटर्मिनर, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। ये इसके टूटने का क्रम खत्म हो जाता है। और उसके बाद हेडवर्ड, इसमें कोई तोड़ नहीं होता, एक मुख्य वर्ड सेंटेंस में रहेगा जो टूटेगा नहीं। अच्छा, मान लो ये हुआ आपका दूसरा प्रेडिकेट। जब आपने प्रेडिकेट को तोड़ा तो ये मुख्य रूप से 3 भागों में टूटा है, एक वर्ब बना, एक ऑब्जेक्ट बना, एक कॉम्प्लीमेंट बना। अब वर्ब भी टूटता है 2 भागों में, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब भी टूटता है 2 भागों में, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब भी 2 भागों में टूट रहा है, एक बन रहा है प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसकी संख्या 11 और एक बन रहा है मॉडल ऑक्सिलरी जिसकी संख्या 13। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आपका 2 भागों में टूट के खत्म हो रहा है। पहला हो रहा है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव। आइए उदाहरण देख लेते हैं। मान लो हमने आपको सेंटेंस दे दिया, an old lady sitting in the corner is my grandmother। देखिए ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका। ये पहला प्रयास है, व्यवस्था की जाएगी तो आगे भी बड़े बनेंगे। एक सेंटेंस है आपके पास कि एन ओल्ड लेडी सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई ग्रैंड मदर। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ये है क्या, तो आप समझेंगे कि ये एक सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस के पार्ट होते हैं, वाक्य के भाग होते हैं, यही आपको करना है। तो पहले मुख्य 2 पार्ट होते हैं, आपको बताया गया था, तो इनको तोड़ देना है। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको तोड़ के 2 टुकड़े करने हैं। तो ये टुकड़ा यहां से बनता है। आप ध्यान देंगे कि जहां से वर्ब लगा होता है वहां से राइट साइड का हिस्सा पूरा प्रेडिकेट होता है और लेफ्ट साइड का पूरा हिस्सा सब्जेक्ट होता है। यानी 2 पार्ट इसके बताए गए थे आपको, एक बताया गया था सब्जेक्ट और एक बताया गया था प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 ही टुकड़े आपको बताए गए थे ना, इस सेंटेंस के 2 टुकड़े हमने कर दिए। अब आपसे कोई पूछे कि इसके 2 टुकड़े कर दिए, आप इसका नामकरण कर दीजिए, तो आप तुरंत इसका नामकरण कर दें सब्जेक्ट के रूप में और इसका नामकरण कर दें प्रेडिकेट के रूप में, सेंटेंस खत्म। यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। अगर 2 ही हिस्से पूछता आपसे तो आप बांट के बता दिए थे कि एक सब्जेक्ट हो गया सर इतना और इतना प्रेडिकेट हो गया। मान लो कोई कहता है कि इस सब्जेक्ट वाले में भी हमको हिस्सेदारी देखनी है कि इस सब्जेक्ट वाले में कितनी हिस्सेदारी है, तो आप सीधा सा समझ लें कि जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है इसकी जब हिस्सेदारी बनी थी तो आपको पता है इस सब्जेक्ट को पहले आप 2 भाग में बांट दिए थे। सब्जेक्ट को आप 2 भाग में बांटे थे, पहले का नाम आपने दे दिया था क्वालिफायर और दूसरे का नाम दे दिया था आपने हेडवर्ड। अब आप समझ लो इसमें क्वालिफायर और हेडवर्ड, जाहिर सी बात है अगर इतना है तो इसमें कोई डूअर होगा,
कोई कार्य को करने वाला होगा या किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा होगा, वही डूअर होगा। अब डूअर इसमें लेडी नजर आ रही है, ये हेडवर्ड है। तो जब ये लेडी हेडवर्ड होगी तो बचा आपका आई एम ओल्ड और इधर सिटिंग इन ए कॉर्नर। अब ये हेडवर्ड में आपका चला गया। अब बचा क्वालिफायर, और क्वालिफायर टूटता है एक डिटरमिनर में और एक एडजेक्टिव में और एक एडजेक्टिवल फ्रेज में। यही तीन में टूटा था ना। तो डिटरमिनर जो निर्धारक होता है एन है। इस जगह पर एन भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, दिस दैट, माई, योर, आवर, ये सारी चीजें यहाँ जो निर्धारक होती हैं, जो निर्धारित करती हैं कि ये एन ओल्ड माने एक बूढ़ा, आवर पेरेंट्स ऐसा भी हो सकता था, योर फ्रेंड ऐसा भी हो सकता था। तो जो निर्धारक का काम करेगा वो डिटरमिनर होगा, निश्चित होगा वो। इसके बाद एडजेक्टिव, भाई लेडी कैसी है, ओल्ड है ना, तो ओल्ड एडजेक्टिव हो गया। यानी एन को ले आए हम डिटरमिनर में, ओल्ड को ले आए हम एडजेक्टिव में, और लेडी हमारा हेडवर्ड में गया ही था। अब बचा सिटिंग इन द कॉर्नर। सिटिंग इन द कॉर्नर, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के फ्रेज का निर्माण होता है। तो ये सिटिंग इन द कॉर्नर एक फ्रेज के रूप में है, मेरे कोने में बैठी हुई एक फ्रेज के रूप में है। ये आपका चला जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज में। सिटिंग इन द कॉर्नर। आपने इसका डिवाइडेशन कर लिया। भाई आपने सेंटेंस देखा था तो सेंटेंस के दो टुकड़े किए थे। एक टुकड़ा किया था आपने सब्जेक्ट के रूप में और एक किया था प्रेडिकेट के रूप में। अब सब्जेक्ट में भी पार्ट होते हैं तो आपने सब्जेक्ट वाले हिस्से को इकट्ठा किया और इनको बांटना शुरू किया। अब आपने इसको सब्जेक्ट को बांटा तो इसके दो भाग निकले, एक निकला क्वालिफायर का, एक निकला हेडवर्ड का। तो हेडवर्ड आपने निकाल के रख दिया हेडवर्ड के पास। अब जितने बचे ये सारे क्वालिफायर के अंतर्गत ही तो बचे। अब क्वालिफायर में आपका डिवाइडेशन हो गया, एक हो गया डिटरमिनर का, एक हो गया एडजेक्टिव का, एक हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज का। अब आपने डिटरमिनर को निर्धारित कर दिया, एन है इसमें, एडजेक्टिव को निर्धारित किया, ओल्ड है, और एडजेक्टिवल फ्रेज को निर्धारित कर दिया, सिटिंग इन द कॉर्नर है। यानी सब्जेक्ट वाले पार्ट का डिवाइडेशन आपने बखूबी कर दिया। आइए देखते हैं प्रेडिकेट के हिस्से को। प्रेडिकेट में बचा है इज माई ग्रैंड मदर। अब प्रेडिकेट के जब हिस्से आपने किए तो प्रेडिकेट में मुख्य रूप से आपने तीन पार्ट किए थे। तीन आपने किया था, एक किया था आपने वर्ब का, एक किया था आपने ऑब्जेक्ट का, और एक किया था आपने कॉम्प्लीमेंट का। अब इसमें माई ग्रैंड मदर और इज, तो वर्ब के अंतर्गत आपका इज आ गया। माई ग्रैंड फादर जो बचा है ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, ये चला जाएगा कॉम्प्लीमेंट के रूप में। एक सेंटेंस आप खुद बनाने का प्रयास करें। लिख दिया रमन सॉ ए मंकी। रमन सॉ ए मंकी। कोई आपसे कहेगा कि एक सेंटेंस है ये, इस सेंटेंस के पार्ट कर दो, तो आप तुरंत पहले दो पार्ट कर दीजिएगा। एक को बना दीजिएगा सब्जेक्ट और एक को प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट कहां से, प्रेडिकेट कहां से, तो जहां से वर्ब लगा हुआ है वहां से हिस्सा आपका प्रेडिकेट। यानी हमने देखा सा वर्ब है, इधर से इतना हिस्सा हमारा प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट में कौन बचा है, सिर्फ राम। यानी डिवाइडेशन हो गया, सब्जेक्ट बराबर यहां हो गया रमन और प्रेडिकेट बराबर हो गया सॉ ए मंकी। अगर ये सब्जेक्ट में और डिवाइडेशन होता तो हम सब्जेक्ट के अंतर्गत उनको भी बताते जो क्वालिफायर, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में आते। नहीं है तो जितना है उतना लिख के छोड़ देंगे। अगर इसमें कहता प्रेडिकेट दिखा दो तो सा ए मंकी, सा हो गया आपका वर्ब, यहां चला गया, और ए मंकी हो गया कॉम्प्लीमेंट, यहां चला गया। देखिए कॉम्प्लीमेंट के भी एक पार्ट आप देख लें।
जहां तक मुझे विश्वास है कि सब्जेक्ट वाले हिस्से को आप आसानी से तोड़ ले जाएंगे और ठीक उसी तरह से आप प्रेडिकेट के हिस्से को भी तोड़ ले जाएंगे। किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी आपको। मान लो एक उदाहरण हम देते हैं प्रेडिकेट को दिमाग में रख करके। मान लो हमने कह दिया कि माई फादर गेव मी अ बुक। एक सेंटेंस दे दिया, जाहिर सी बात है सेंटेंस है, शब्दों का समूह है, एक निश्चित अर्थ है, सेंटेंस है। तो सेंटेंस है तो इसके पार्ट को ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस का पार्ट कर दीजिए आप। तो पहला दो पार्ट, इसका दो टुकड़े होंगे इसके, यानी वर्ब जहां से है यहां से प्रेडिकेट और वर्ब से पहले का हिस्सा सब्जेक्ट। हम फोकस कर रहे हैं प्रेडिकेट वाले हिस्से पर। तो देखिए प्रेडिकेट का डिवाइडेशन आपको हमेशा दिमाग में रहेगी कि प्रेडिकेट जब टूटता है तो तीन भागों में टूटता है। पहला टूटता है वर्ब में, किसमें? वर्ब में। और दूसरा टूटता है ऑब्जेक्ट में, और तीसरा टूटता है कंप्लीमेंट में। अब आपका वर्ब है कोई इसमें? जाहिर सी बात है एक सेंटेंस की शब्द लिखा है कि आप इसको वर्ब का रूप दे देंगे। ऑब्जेक्ट है मी, ए बुक हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट और ए बुक भी ऑब्जेक्ट। अब आप ऑब्जेक्ट के दो हिस्से नोट किए होंगे अपने उस चार्ट में, जिसमें एक में बताया गया होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक में बताया गया होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब दो लोग हैं तो दो यहाँ पे स्थान भी मिला हुआ है, एक इनडायरेक्ट का है एक डायरेक्ट का। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का पता लगाने के लिए क्या और किसको ये लगा के प्रश्न कर रहे हैं। मेरे सेंटेंस का अर्थ हुआ माय फादर गेव मी ए बुक, मेरे पिता ने मुझे एक किताब दिया। अब मेरे पिता ने मुझे एक किताब दिया, अगर आप क्या लगा के प्रश्न करते हैं तो क्या का जो जवाब आता है वो डायरेक्ट होता है। वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको के जवाब में जो आता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम पूछ लेते हैं, क्या लगा के प्रश्न कर देते हैं। अर्थ है माय फादर गेव मी ए बुक, मेरे पिता ने मुझे एक किताब दिया। तो मेरे पिता ने मुझे क्या दिया? तो जवाब क्या आया? ए बुक। गुड, ए बुक आ गया जवाब में। ए बुक अगर जवाब में आया है तो क्या के जवाब में आया है? इट मीन्स क्या के जवाब में आने वाला जो पार्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हम इसको दे देते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और बुक। अब एक क्लियर हो गया तो दूसरा आसानी से क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आप कह सकते हैं कि सर अब तो ये इनडायरेक्ट हो गया, जब डायरेक्ट का पता लग गया तो दूसरा जो बचा है वो इनडायरेक्ट है। लेकिन प्रश्न भी कर सकते हैं आप इसको, माय फादर गेव मी ए बुक, मेरे पिता ने मुझे एक किताब दिया। मेरे पिता ने एक किताब किसको दिया? ऐसा प्रश्न कर लें आप, मेरे पिता ने एक किताब किसको दिया? तो जवाब में लिखा हुआ मुझको दिया, यानी मी। इसका जवाब मिला तो ये इनडायरेक्ट हो गया। वैसे भी एक किंवदंती के रूप में बताई जाती है कि सेंटेंस में जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है उसको इनडायरेक्ट कह लेते हैं, जो निर्जीव होता है उसको डायरेक्ट कह लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये जरूर जाने रहें, नहीं तो समस्या ऐसी भी हो सकती है कि एक सेंटेंस में दोनों निर्जीव हों या दोनों सजीव हों, तब आप फंस जाएंगे। एक सजीव एक निर्जीव होगा तो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन जब दोनों एक हो जाएंगे निर्जीव या सजीव तो आप फंस जाएंगे। इसके बाद इसमें कॉम्प्लीमेंट है नहीं। एक उदाहरण आप कॉम्प्लीमेंट का देख लें, ये तो क्लियर होगा आपका कि प्रेडिकेट का आपने हिस्सा किया। प्रेडिकेट के तीन पार्ट थे इसमें, एक वर्ब था, एक ऑब्जेक्ट था, एक कॉम्प्लीमेंट था। वर्ब को आपने देखा, छाट दिया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट में दो लोग थे, एक सजीव एक निर्जीव, तो आपने उसका भी क्लियरिफिकेशन कर लिया। एक इनडायरेक्ट में आया, एक डायरेक्ट में आया। कॉम्प्लीमेंट कोई था नहीं, उसको आपने छोड़ दिया, इसका काम यही खत्म हो जाता है। एक उदाहरण आप कॉम्प्लीमेंट को भी जान लें कि जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मान लो हो गया सेंटेंस एक कि द टीचर मेड मी मॉनिटर। द टीचर मेड मी मॉनिटर, अध्यापक ने मुझे मॉनिटर बनाया।
दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो तुरंत हम डिवाइडेशन शुरू करते हैं और निश्चित रूप से पहले दो ही पार्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट अलग हो जाता है, प्रेडिकेट अलग हो जाता है। अब आप देखते हैं कि सब्जेक्ट में डिवाइडेशन करने के लिए कुछ है ये नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही हो गया। प्रेडिकेट में डिवाइडेशन करने के लिए है इज, वर्ब के रूप में है, और एक कंप्लीमेंट गर्ल माने ए ब्यूटीफुल गर्ल जो है ये कंप्लीमेंट है। तो वर्ब हो गया प्रेडिकेट में और कंप्लीमेंट। जितनी चीजें मिलेंगी उतने को आप दर्शा देंगे, जितनी चीजें नहीं मिलती है उनका प्लेसमेंट खाली रखेंगे। यहां देख लेंगे। अब ये ब्यूटीफुल गर्ल, ध्यान देना है आपको, कंप्लीमेंट के दो पार्ट आपको पता है। कंप्लीमेंट के दो पार्ट, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव मतलब होगा जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा, जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेगा, सब्जेक्ट की विशेषता को बताएगा, वही सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। इसके पूरक के रूप में, जो सब्जेक्ट के पूरक के रूप में होगा वो सब्जेक्टिव होगा, और जो ऑब्जेक्ट के पूरक के रूप में होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, कौन? ये ब्यूटीफुल गर्ल किसके लिए है? सीता के लिए है। तो सीता है क्या? सब्जेक्ट है, यानी कि ये सब्जेक्ट। क्लियर? ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, यानी द टीचर मेड मी, अध्यापक ने मुझे बनाया मॉनिटर, कक्षा प्रमुख। अध्यापक ने मुझे कक्षा प्रमुख बनाया ना, तो अध्यापक का क्या रोल? अध्यापक ने मुझे बनाया ना, बना कौन है? मॉनिटर, मी, यानी ये मॉनिटर मॉडिफाई कर रहा है मी को, और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है मॉनिटर, तो ये जो मॉनिटर है, ये जो कंप्लीमेंट है यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्या है? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो बच्चों आज की क्लास में आप इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पहला चैप्टर आप पढ़े हैं, जिसका नाम था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आपके पास बुक्स भी होंगी, उसमें तमाम एक्सरसाइजें भी होंगी। आप एक बार वीडियो देखने के बाद पढ़िएगा अपने मन से, एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयास करिएगा कि कौन सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट में कौन क्या है, प्रेडिकेट में कौन क्या है। आपको होम असाइनमेंट के रूप में मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं, जिसका फीडबैक आप वीडियो के माध्यम से हमको बताइएगा, और किसी भी कंफ्यूजन, किसी भी समस्या के लिए आप अपने प्रॉब्लम्स को उसमें डालेंगे, उसका सलूशन वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। एक्सरसाइज के रूप में, यानी कि हम आपको होम असाइनमेंट के रूप में कुछ एक्सरसाइज आपके सम्मुख दे रहा हूं, जिनको आप हल करिएगा जरूर। आपका निर्देश है यहाँ पे, पॉइंट आउट एवरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पॉइंट आउट एवरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों के प्रत्येक पार्ट को स्पष्ट करें। आपने देखा पार्ट कितने बनते हैं, किसके किसके बने हैं, उन्हीं को स्पष्ट करना है। पहला आपका एक्सरसाइज होगा, एन ओल्ड लेडी saw a monkey. An old lady saw a monkey. दूसरा लिख लें, My younger brother is playing cricket. My younger brother is playing cricket. तीसरा नोट कर लें, an old man sitting on the bench
is my grandfather। चौथा नोट कर लें, my elder brother is giving me a good watch। वॉच मीन्स घड़ी। पांचवा नोट कर लें, द टीचर taught him English। छठा नोट कर लें, माई फ्रेंड gave me a horse as gift। और सातवां नोट कर लें, द लेम मैन walking on the road is walking on the road knows me। knows me। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।